वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दैनिक जागरण जो सीरीज है उसके अतिरिक्त जो करंट अफेयर्स से रह जाता है, जो एग्ज़ाम ओरिएंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस टॉपिक को डेली करंट अफेयर्स सीरीज में शामिल किया जाता है। उसी कड़ी में हम लोग बात करेंगे वन हेल्थ ज्वाइंट प्लान ऑफ एक्शन OHJP। ये क्या है, ये किस संस्था द्वारा लागू किया जाएगा, ये इसके उद्देश्य क्या है, सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बातें बढ़ उस पर करेंगे। फिर सखारोव फ्रीडम पुरस्कार जो क्या है, 2022 किन्हें दिया जा रहा है, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है एग्जाम और दृष्टि से। साथ ही साथ भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार के रूप में नीदरलैंड उभरा है, तो उसके क्या आयाम है, उसके क्या एस्पेक्ट है, सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह जो सीरीज होता है आपको यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, जो जितने भी स्टेट पीसीएस है उनके लिए करंट के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने आपको सेंट्रल के एग्जाम आप लोग फिल करते हैं, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट के भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, जिसे वन डे एग्जाम के रूप में हम लोग जानते हैं। उससे रिलेटेड सारे टॉपिक को यह कवर करेगा, तो आप लोग जरूर इसमें शामिल होइए। आगे बढ़ने से पहले आप लोग जरूर चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। इस बार कोड को स्कैन कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा, जो ऑफिशियल युक्ति आईएएस का टेलीग्राम चैनल है उससे आप जुड़ जाइएगा। लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए, साथ ही साथ बेल आइकन जो आप उसको दबाइएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। युक्ति आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो आपको क्या है अवेलेबल होगा, तो टेस्ट सीरीज अवेलेबल होगा, साथ ही साथ पीटी मेंस, यूपीएससी स्टेट पीसीएस के मेंस क्लासेज अवेलेबल होंगे। जितने भी स्टेट पीसीएस है उसके ओरिएंट टॉपिक को कवर किया जाता है। साथ ही साथ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बूस्टर सीरीज चलाया जाता है, तो आप लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर के साथ साथ एप्पल स्टोर से भी युक्ति आईएएस के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट में भाग ले सकते हैं। जितने भी पीडीएफ है उसे आप प्राप्त करना होगा, तो आप लोग रेगुलर प्राप्त करना है तो ऐप डाउनलोड कीजिए, युक्ति आईएएस का ऐप डाउनलोड कीजिए, तो आप लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। और अपने मोबाइल को अभी नहीं तो कभी नहीं, अपना मोबाइल अपना कोचिंग बनाइए, कोचिंग बनाने का प्रयास कीजिए। बहुत ही कम प्राइस में चीज़ें अवेलेबल कराई जाती है। देखिए यूपीएससी का एक सेगमेंट चल रहा है, यूपीएससी कोर्सेज चल रहे हैं, जिसमें यूपीएससी सीएससी 2023 टारगेटेड बैच के नाम से स्टार्ट है और टॉपिक वाइज वीडियो क्लासेस, पीडीएफ, टॉपिक वाइज टेस्ट अवेलेबल होगा। और यह मात्र 31 अक्टूबर तक वैलिड है यह ऑफर, ध्यान रखिएगा, जिसका फीस 4000 है। 4000 हो जाएगा। 50% छूट दिया जा रहा है दीपावली छठ के अवसर पर, तो 1999 पर अभी आप परचेज कर सकते हैं और ये पहले 50 विद्यार्थियों के लिए ही वैलिड होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी आपको जैसे कोर्सेज अवेलेबल है वैसे ही होंगे। आपको यह युक्ति आईएएस ऐप पर क्लासेज अभी हालांकि आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हो रहा है, कुछ दिनों तक अवेलेबल होगा, उसके बाद जो क्लासेज होंगी वो ऐप पर ही आपको अवेलेबल कराया जाएगा, तो आप लोग जरूर इसे परचेज कीजिए। इसी तरह बीपीएससी 68 बीपीएससी टारगेटेड बैच स्टार्ट है, तो आप लोग जो इच्छुक स्टूडेंट हैं इसमें आप शामिल हो सकते हैं। यह वैलिड 31 अक्टूबर तक होगा और ये इसका प्राइस रखा गया 999 छूट के साथ, नहीं तो फिर 31 के बाद इसके कोर्सेज प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और ये भी 50 स्टूडेंट के लिए है केवल, शुरुआती जो ये छूट दिया जाएगा, तो आप लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। देखिए डेली करंट अफेयर्स सीरीज चलता है, जिसमें आपको सोर्सेज, बहुत से सोर्सेज लिए जाते हैं, जैसे पीआईबी, गवर्नमेंट साइट, द हिंदू, दैनिक जागरण के सोर्स लिए जाते हैं, द स्टैंडर्ड पेपर्स के लिए जा रहे हैं। आपको यूपीएससी स्टेट पीसीएस के साथ साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसके लिए उपयोगी है। आप इसे परचेज कर सकते हैं 19 में, बहुत ही लो प्राइस में रखा गया। इसकी पीडीएफ प्राप्त करना है, क्लासेस तो आपको यूट्यूब पर फ्री मिल जाएगी, पर जो इसका सेगमेंट है आपको पीडीएफ प्राप्त करना है, तो इसके लिए परचेज करना होगा 199 में, 1 साल तक जिसकी वैलिडिटी होगी, तो आप लोग ऐप पर आकर इसे परचेज कर सकते हैं। लूसेंट बूस्टर सीरीज भी चल रहा है, तो जो जिनको लगता है कम्पिटिटिव एग्जाम जो देते हैं उनको जीएस से डर लगता है, तो लूसेंट टॉपिक वाइज सीरीज चल रहा है, जिसमें 250 से अधिक प्रश्न के टॉपिक शामिल किए गए हैं, टॉपिक के प्रश्न शामिल हैं, जिनका प्राइस केवल 199 रखा गया है, तो आप इसे इनरोल हो सकते हैं। दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट के लिए अवेलेबल होगा। चलिए इसी तरह दैनिक जागरण भी चल रहा है, तो इसके बारे में सभी लोग जानते ही हैं, बहुत से लोगों ने इसे परचेज किया है।
तो यह 299 में आपको 1 साल तक वैलिडिटी इसकी रहेगी। और आपको जो मॉर्निंग में दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस की पॉइंट कराया जाता है, उसी का यह सीरीज है, उसी में आपको यह शामिल होगा, जो आपको पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट चीज़ों को कवर करता है। तो आप जो भी इच्छुक स्टूडेंट है इसे ज़रूर ले लीजिएगा। इसी तरह यूपीएससी के टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, तो आप इसे भी इनरोल हो सकते हैं, जो भी यूपीएससी 2023 देने वाले हैं। एग्ज़ाम ओरिएंट जो टेस्ट है, एग्ज़ाम ओरिएंट टॉपिक है, उससे रिलेटेड जो भी टेस्ट अवेलेबल है, इसमें आपको 41 टेस्ट अवेलेबल होगा। तो हरी अप ज्वाइन अस कीजिए, इसे ज्वाइन कर लीजिए। और इसका मात्र फी रखा गया 499 है। ये 1 ईयर के वैलिडिटी प्लान के साथ होता है, क्योंकि 24 में जो देंगे उनके लिए अलग हो जाएगा। तो आप इसे इनरोल हो सकते हैं। और टेस्ट की क्वालिटी देखिए क्या है, इस पर फ्री टेस्ट अवेलेबल है। आप टेस्ट वहाँ डेमो टेस्ट दे सकते हैं, फ्री टेस्ट देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है। तो पहले ऐप पर आइए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए कहीं से भी, गूगल प्ले स्टोर से या तो आप एप्पल स्टोर से, कहीं से भी, जो भी आप मोबाइल यूज़ करते हैं वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब हम टॉपिक पर आते हैं, टॉपिक से बात करते हैं। देखिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यह वन हेल्थ ज्वाइंट प्लान एक्शन जो है OHJPA, वन हेल्थ ज्वाइंट प्लान ऑफ एक्शन, जिसे OHJPA कहा गया है। कोविड के बाद स्थितियां जो उभरी है ना, उसके बाद यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्लान के रूप में विश्व में देखने को मिल रहा है। इससे आने वाले एग्ज़ाम में आपको यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या वनडे एग्ज़ाम कोई भी दे रहे हो, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो यह कौन संस्था कर रही है? देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, खाद्य कृषि संगठन FAO और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा वन हेल्थ ज्वाइंट प्लान ऑफ एक्शन का अनावरण किया गया है हाल ही में। देखिए, इसका प्लान का अवधि जो होगा 22 से 26 तक होगा। तो यह अवधि 22 से 26 के बीच चलेगी। वर्किंग टारगेटेड फॉर द हेल्थ, ह्यूमंस, एनिमल, प्लैनेट्स एंड द इन्वायरमेंट, तीनों के लिए यह कार्य करेगा। देखिए, यह साझा है रणनीति, इसके साझे रणनीति को पूरा किया जाएगा, जिसमें आपको WHO भाग लेगा, FAO संगठन जो है अंतर्राष्ट्रीय UN को संगठन है उसके द्वारा, और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसमें कोऑर्डिनेशन किया जाएगा। और विश्व में एक ऐसा माहौल या ऐसा पैरेलल स्टेटस तैयार किया जाएगा जिसमें वन ज्वाइंट हेल्थ प्रोग्राम चलाया जाए। देखिए, इसमें ही आपको चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि स्लाइड में जो चीज़ें आपको दी जा रही है, पिक्चर में जो दी जा रही है, उसी से ही चीज़ें। देखिए, एनिमल हेल्थ होगा, ह्यूमन हेल्थ होगा, टारगेटेड इन्वायरमेंट, तीनों का साझा कार्यक्रम होगा, जिससे वन हेल्थ, क्योंकि सभी तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए। आप कोरोना के काल में आप जीनोटिक शब्द का यूज सुने हो, जीनोटिक, जो जानवरों से फैलने वाला बीमारी होता है। तो जब आप एनिमल हेल्थ पर काम नहीं करेंगे तो इस प्रकार के जो हेल्थ मानव पर पड़ते हैं जेनेटिक रोग के रूप में, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए एनिमल हेल्थ पर भी काम करना है। अगर आप ह्यूमन हेल्थ पर काम नहीं करते या एनिमल हेल्थ पर नहीं काम करते तो इन्वायरमेंट भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो इससे देखिए, सभी को टारगेटेड बनाकर काम किया जा रहा है। तो इसी को प्रमुखता के साथ उभार रहा है वन हेल्थ प्रोग्राम। तो क्या है इसके बारे में देखिए, संयुक्त कार्य योजना, यह संयुक्त रूप से कार्य योजना, किसी का पैरेलल वन योजना नहीं है, सभी को कंबाइंड रूप से क्वार्टरली काम करना है। कार्य योजना उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य संकट को सामूहिक रूप से रोकने, पूर्वानुमान लगाने और पता लगाने की प्रतिक्रिया देने के लिए सिस्टम को एकीकृत कर रहा है। अर्थात तीनों जो सिस्टम है, तीनों स्तर पर उसको एक जगह एकीकृत करके, इसके लिए आपको यह कॉन्सेप्ट लेकर आएगा। एकीकृत पूर्वानुमान लगाएगा, उसको पता लगाने से संबंधित जो भी क्रियाएं होंगी, जो भी स्टेप लिया जाएगा, उसका उद्देश्य इस पर साझा करेगा। यह अपनी तरह की पहली योजना है, ध्यान रखिएगा, यह पहली है। तो मैं आप लोगों को कितनी बार बताया, जो भी फर्स्ट होता है ना, वो एग्जाम ओरिएंट हो जाता है। वो आपको वर्ल्ड में होगा फर्स्ट, या देश में होगा, या किसी राज्य में होगा, जिला में होगा, तो कहीं भी फर्स्ट होता है ना, आपको वो प्रश्न उभार के लाता है। तो इससे प्रश्न जरूर बनेंगे, ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जो सभी स्तरों पर एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण लागू करने का प्रयास करता है।
साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने के लिए कार्य योजना 22 से 26 तक लागू होगी। तो आप लोग याद रखिएगा किस स्तर पर काम करेगा, ये भी ध्यान रखना है किस स्तर पर। तो ये इसके स्तर होंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करेगा, क्षेत्रीय स्तर अर्थात राज्य देशों के स्तर पर भी काम करेगा, और राष्ट्रीय स्तर अर्थात राज्य के अंदर भी काम करने वाले चुनौतियों को, जो भी चुनौतियां आएंगी उसके स्तर पर काम करेगा। अर्थात कोविड के बाद जो स्थितियां उभरी है उसमें कहीं ना कहीं यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है। लोग, संस्थाएं और जो भी एजेंसियां हैं साथ मिलकर काम करना चाहती है, तो यह सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। अब लाभ क्या होगा, ये योजना का लाभ क्या होगा, क्यों इतना जरूरी हो गया है इस योजना को लाने के लिए। तो देखिए, यह प्लान योजनाओं, मनुष्यों और जानवरों, पौधों, पर्यावरण, स्वास्थ्य को बढ़ाएगा और सतत विकास को बढ़ावा देगा। देखिए, सतत विकास जहाँ भी चर्चा आएगा यह इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इससे देखिए जुड़ा हुआ है व्यक्ति भी, जानवर भी और पौधे और पर्यावरण अर्थात इन्वायरमेंट पे जुड़ा हुआ है। इसलिए सतत विकास के कार्यक्रम को भी बल देगा। सतत विकास कार्यक्रम आप लोग जानते ही होंगे कि यूएनओ का एक टारगेटेड गोल है जिसके तहत 17 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। 17 लक्ष्य, ध्यान रखिएगा, 17 लक्ष्य निर्धारित और उसके 149 टारगेटेड हैं पॉइंट। ध्यान रखिए, टारगेटेड सब पॉइंट को भी काम करना, उस पर राज्यों को, देशों को, संस्थाओं को। तो यह बहुत ही बृहद सतत विकास लक्ष्य को, कॉन्सेप्ट को डेवलप करता है। साथ ही साथ यह पारिस्थितिकी तंत्र में गिरावट, खाद्य प्रणाली में विफलता और संक्रामक रोग जो होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं, रोगाणु होते हैं, प्रतिरोध जैसी चुनौतियों का समाधान करेगा। अर्थात कहने का मतलब है यह स्टार्ट से लेकर एंड तक जो भी चीज़ें मानव से जुड़ी हुई हैं उसके संदर्भ में यह काम करेगा और उसे चीज़ों को कोऑर्डिनेट करेगा। अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र में किसी प्रकार का गिरावट हो रहा है, उसमें किसी प्रकार के प्रणालियों में विफलता हो रहा है, तो संक्रामक रोग भी जैसे फैलते हैं, रोगाणु प्रतिरोध जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए इस तंत्र को विकसित किया गया है वन हेल्थ का। ध्यान रखिएगा, वन हेल्थ का प्रमुख फोकस क्षेत्र स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए स्वास्थ्य क्षमता डेवलप करना है। तो देखिए, सभी के मेन पॉइंट है जो स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, उसके लिए यह काम करेगा। वो मनुष्य के लिए हो, मेन के लिए हो, प्लानेट के लिए हो या एनिमल जगत के लिए हो। तो ध्यान रखिएगा, तीनों के स्वास्थ्य से रिलेटेड जो चीज़ें कवर करेगा उसको ही यह वन हेल्थ के तहत शामिल करता है। अब इसके जो प्रमुख फोकस क्षेत्र क्या होंगे, याद रखिएगा, यही सबसे इस योजना का इम्पोर्टेंट पार्ट है। देखिए, जितने भी उपेक्षित उष्णकटिबंधीय और वेक्टर जनित रोग होते उसके संबंधित यह कार्य करेगा। जितने भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में देखिए सर्वाधिक बीमारियां होती हैं, जैसे आप 0 डिग्री लेवल पर जाते हैं, पृथ्वी का 0 डिग्री जो है उसके 30 डिग्री इधर, 30 डिग्री इधर, 15 मान के चलिए 15 डिग्री इधर आता है, 15 डिग्री इधर। तो ये जो क्षेत्र है इससे सटा क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय 0 डिग्री कहलाता है। तो उस कटिबंधीय क्षेत्र से जो सटे हुए क्षेत्र है ना, उसके लिए यह वेक्टर जनित रोगों के लिए काम करेगा। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा ये, क्योंकि यह बहुत ही प्रभावित क्षेत्र होता है। आप अक्सर देखते होंगे बहुत से जेनेटिक रोग इन्हीं क्षेत्रों में आता है। देखिएगा, जितने भी जेनेटिक रोग हैं, पर्यावरण संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं जो जानवरों से फैलते हैं, देखिएगा उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र हैं वहाँ से ही उभरते हैं। तो आप डाटा देखिएगा। इसलिए आपसे प्रश्न यहाँ क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है, जेनेटिक रोगों का सर्वाधिक प्रसार कहाँ देखने को मिलता है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। उभरती हुई जेनेटिक बीमारियां अर्थात जो जानवरों से मनुष्यों में आती है ना, उसके संदर्भ में मान लीजिए पहले कोरोना है, कोविड आया था, उससे पहले इबोला आया, उससे पहले भी वॉक्स नाम का बीमारी आया। बहुत से बीमारी, जेनेटिक बीमारी जो जानवरों से आए हैं, वायरस मनुष्यों में फैला है, तो उसके समाधान तो करेगा ही करेगा। इससे रिलेटेड आगे भी कोई अगर इस प्रकार की कोई इस प्रकार की जेनेटिक रोग आता है तो उसके लिए भी यह संस्था काम करेगी वन हेल्थ के संदर्भ में। साथ ही साथ स्थानिक जेनेटिक अर्थात जिसका ओरिजिन ऑफ जेनेटिक रोग है, अर्थात मान लीजिए कोई अफ्रीका क्षेत्र में आया, या कोविड में चाइना के का नाम बार बार आ रहा था, तो जो स्थानिक जेनेटिक होंगे जो उस क्षेत्र विशेष को, अब एक इबोला नदी के तहत जो एक इबोला वायरस आया था, तो उस जेनेटिक
जो स्थानिक जेनोटिक है उसके संदर्भ में भी काम करेगा, ताकि काम हो सके उसके संदर्भ में एक व्यापक निर्णय लिया जा सके, व्यापक कदम उठाया जा सके उसे रोकने के लिए। बहुत से आयाम इसमें जुड़े हुए हैं। अब देखिए नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा जोखिम भी समस्या, एक सबसे बड़ी समस्या। देखे होंगे आप लोग कोविड के दौरान खाद्य समस्या बहुत उभरी थी, तो वो भी इसके तहत समाधान करने, क्योंकि इस प्रकार के जब भी विषाणु जनित प्रभाव आता है देश में, देश विदेश में, तो सबसे पहले समस्या होती है खाद्य सुरक्षा की। तो खाद्य सुरक्षा की तो इसके तहत ही काम किया जाए। उसके बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ जाती है, तो आपको यहाँ पर काम होगा इस जो हेल्थ है उसके तहत। नेक्स्ट है रोगाणु प्रतिरोधक और पर्यावरण को अनुकूल बनाने के लिए यह योजना है, जो सामूहिक योजना है, संयुक्त योजना है, काम करेगा। अर्थात रोगाणु प्रतिरोधक क्षमता को डेवलप करने के लिए दिशा कार्य किया जाएगा। बहुत से एस्पेक्ट इससे जुड़े हुए हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। यह VVI क्वेश्चन आप लोग श्रेणी में रखिएगा, ताकि देखिए होता क्या है ना कि आप लोग को बाद में समझ में आए, जब एग्जाम में आ जाएगा प्रश्न तो समझ में आएगा। नहीं, मैं इस पर थोड़ा कवर कर लेता अच्छा न्यूज को, तो कहीं ना कहीं मेरा 1 नंबर 2 नंबर बढ़ जाता। तो यह सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अप्रोच इसका ध्यान रखिएगा, अप्रोच भी आपसे पूछ सकता है। यह अप्रोच किस रूप से यह कार्य करेगा, क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। देखिए आपको ये स्लाइड जब PDF आपको प्राप्त होगा ऐप पर, तो इसलिए मैं बोला इसे आप लोग परचेज कीजिए। अब 199 बहुत बड़ी राशि नहीं है एक साल के लिए। अगर किन्हीं को लगता है बहुत बड़ी राशि है, तो मैं उसके बारे में क्या बोलूँ। अगर आप दैनिक 5 रुपया भी खर्चा कर रहे हैं ना, तो आपका 365 गुने 5 अगर आ रहा है, कितना रुपया होता है सोच लीजिए। यहाँ पर आपको कितनी रुपये राशि कम पड़ रही है, ध्यान रखिएगा। अगर इसके इतना भी कम खर्च नहीं कर पाते हैं, तो फिर चीज़ें आपके फेवर में नहीं होगा। अब देखिए आपको ये सब चीज़ें हैं ना कहीं नहीं मिलेंगी। जो अप्रोच है, या तो इस प्रकार के जो स्लाइड आपको दिया जाता है, अगर इस स्लाइड को ही अगर पढ़ लीजिएगा, सारा अप्रोच समझ में आ जाएगा किस रूप से काम करेगा। ये तो लिख देगा, आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, पर यहाँ पर आपको अप्रोच में जो स्लाइडें दी जाती है, या तो इस प्रकार के डायग्राम यूज़ किए जाते हैं, तो आप एग्ज़ाम में भी इस प्रकार के डायग्राम आप यूज़ कर सकते हैं। पाई चार्ट यूज़ किया जाता है, उसके बाद 1 लाइनर जो आपको 1 लाइन पाई चार्ट होता है, वो सब सारे यहाँ पर आप लोग को अवेलेबल कराया जाए, ताकि आप लोग एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस कर सके जब की नोट्स बनाएंगे। तो देखिए अप्रोच के रूप में आइडेंटिटी कॉमन प्रॉब्लम्स जो है उसके तहत ये काम करेगा। तो इसके संदर्भ में बहुत सी चीज़ें दी गई। नीड्स ऑफ असेसमेंट जो होगा उसके संदर्भ में अप्रोच अपनाएगा। रिसोर्स ऑफ मोबिलाइजेशन जो है उसके संदर्भ में भी काम करेगा। अब से इसके बाद स्टेक होल्डर जो होंगे, एनगेजमेंट क्या होगा, उसके संदर्भ कॉन्सेप्ट एक्शन क्या होगा, तो सभी पर आपको यहाँ पर बातें कर दी गई हैं। देखिए अब चीज़ें आपको यहाँ से PDF जब प्राप्त होगा तो इसको आपको पढ़ना होगा। तो ये देखिए चीज़ें आपको PDF लेने के लिए आपको 199 का परचेज कीजिए। जो भी आज सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, वो आज ही परचेज कर लीजिए। नहीं तो देखिए 199 का ऑफर दिया हुआ अभी, फिर बाद में 365 से अधिक रुपया हो जाएगा, तो फिर आप लोग को इसी चीज़ के लिए अधिक पे करना होगा। तो बहुत बड़ी राशि नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं आप लोग को नोटिफाई करता हूँ, और युक्ति IAS पर आपको बहुत लो प्राइस पर चीज़ें दी जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि यह शुरुआत है इसलिए दी जा रही है। हमारा मोटो ही है कम पे लेकर अधिक आपको सेवाएं देना। तो आप क्वालिटी देखिए क्या है इम्पोर्टेंट। तो देखिए 1 हेल्थ अप्रोच मनुष्यों, घरेलू और अन्य जंगली जानवरों के व्यापक पर्यावरण की अनुयोक्ता की पहचान करना, जो भी संबद्धता है उसकी पहचान करना है। यह एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाएगा, जो लोगों, जानवरों और पर्यावरण के मनुष्य के संतुलन का स्थापना करेगा। तो एकीकृत जो है कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पर। यह वैश्विक समुदाय को कोविड-19 महामारी जैसे स्वास्थ्य संकटों को रोकने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए, अर्थात भविष्य में इस प्रकार के कोई समस्या उत्पन्न हो जो कोविड के दौरान हुआ था, पता लगाने और प्रतिक्रिया उस पर कार्य अवधि निश्चित करने के लिए काम बढ़ाएगा। 1 हेल्थ कॉन्सेप्ट ऑन कोलैबोरेशन, जो पार्टिसिपेंट जो सभी लोग एक दूसरे से कंबाइंड होकर काम करेंगे। अप्रोच ऐसे ही काम करेगा इस 1 हेल्थ प्रोग्राम के तहत। तो आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, इस प्रकार की चीज़ें आपको कवर करना है। नेक्स्ट है आपको नीदरलैंड, सॉरी सखारो फ्रीडम जो पुरस्कार है 2022, यह यूरोपीय कंट्री संसद द्वारा दिया जाता है, यूरोपियन कंट्री द्वारा दिया जाता है। 1 सेकेंड आगे बढ़ गया स्लाइड, होता है कभी कभी थोड़ा स्लो हो जा रहा है कभी कभी। चलिए
देखिए सुखारो जो फ्रीडम पुरस्कार है, सुखारो फ्रीडम पुरस्कार, यह यूएसएसआर जो वर्तमान रूस है उसके एक नेता थे, जो पहले 1991 से पहले यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, उन्हीं के नाम पर यह चलाया जाता, क्योंकि यह यूएसएसआर के विघटन में देखिए शांति स्थापित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए थे। उन्हीं के सम्मान में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, क्योंकि शीत युद्ध के दौरान देखिए बहुत सी अस्थिरता उत्पन्न हुई थी। हालांकि रूस में इस व्यक्ति को बहुत नेगेटिव वे से देखा जाता है, क्योंकि कोई भी देश अगर उसका विघटन हो जाता है उसके समग्र पार्ट का, तो उसको नेगेटिव वे से वहाँ से जनता, मान लीजिए पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान था, पश्चिमी पाकिस्तान। अब इंडिया के समय में इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो रणनीति अपनाई गई, उसके पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का वर्गीकरण कर दिया गया। तो हम लोग इनको हीरो मानते हैं, एक आइकॉन के रूप में इनको देखते हैं, पर पाकिस्तान के लोग इनको विलन के रूप में देखते हैं। वैसे ही यहाँ पर कि यह व्यक्ति यूएसए जो शीत युद्ध हो रहा था उस दौरान शांति स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। विश्व के नज़रिए से इस व्यक्ति का स्थान बहुत ही उच्च है, पर रसिया में जो वर्तमान रूस है वहाँ की जनता इसको बहुत ही नेगेटिव वे से देखता है। यहाँ तक कि इनको राष्ट्रपति पद जो था उस समय बहुत ही, अपने जो दोबारा ये इलेक्शन लड़ रहे थे 1991 के बाद, तो इनको मुंह की खानी पड़ी थी। तो समझ लीजिए बहुत स्थितियाँ इनके विपरीत थी, पर विश्व के लोग इन्हें बहुत ही सम्मानित नज़र से देखते हैं। उन्हीं के सम्मान में आपको यूरोपीय संसद द्वारा यह पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। तो यह देखिए युद्धग्रस्त जो यूक्रेन के लोग हैं उनको यूरोपीय संघ द्वारा प्रतिष्ठित सखारो फ्रीडम प्राइज दिया गया है, पुरस्कार दिया गया है। तो यह यूक्रेन और रूस के हमला जो हो रहा है, चल रहा है, विवाद चल रहा है, उसी के संदर्भ में। और ध्यान रखिएगा लगातार 2 बार यूक्रेन और रूस के संदर्भ में चीज़ें आपको दी गई है। हालिया जो घटनाक्रम हुआ है, पिछला वर्ष का भी आपको पुरस्कार यह इसी संदर्भित था कि इस प्रकार के रूस की नीतियों का विरोध किया जाए। इसका देखिए मकसद ये होता है ना कि इस क्षेत्र विशेष में जो स्थितियां उत्पन्न हुई है ना, उसके संदर्भ में देश को आगाह करना, विश्व को सजग करना रहता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है, और इस सब का कुछ कारण नहीं होता। यूरोपीय संसद ने यह पुरस्कार जो है उनके संघर्ष और सम्मान के देने के लिए दिया है। और यह यूरोपीय संघ जो है एक प्रतिष्ठित अवार्ड है जो प्रति वर्ष प्रदान किया जाता है। देखिए यूरोपीय संघ जो यूएई है ना, उसके का यह पुरस्कार है। देखिए इसमें एक सिंबल है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है तो यह पुरस्कार किस प्रकार का, तो विश्व में एकता स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयास के तौर पर देखा जाता है। तो यह पुरस्कार आपको यह भी सिंबल से समझ में आ जाएगा, तो आप लोग यह समझिएगा। और यह यूरोपीय यूनियन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है, देखिए इस व्यक्ति का फोटो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें उभर कर आती हैं। देखिए यही व्यक्ति हैं, आपको यह रसिया भाषा में लिखा हुआ है इसलिए आप लोग नहीं समझते होंगे, हम भी नहीं समझ रहे हैं क्या लिखा हुआ है, पर इतना पता है कि इनका 1991 का जो योगदान है उसके बारे में जिक्र किया हुआ है। और ये शायद 55 के अर्थात हमको लगता है 15,000 का जो टिकट होता है वो जारी किया गया इनके संदर्भ में। और साथ ही साथ इनके जीवन काल 1921 से लेकर 1989 में इनकी जब मृत्यु हुई कि उनके संदर्भ में बातें की गई है। और यहाँ पर देखिए शांति का प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है, तो इसका मतलब कबूतर शांति का प्रतीक चिन्ह होता है। तो यह इनके योगदान को कहीं ना कहीं यह प्रतिबिंबित करता है। यह आपको यह डाक टिकट, तो इनके बारे में समझिए कि यूक्रेन का जो पुरस्कार मिला है वो क्या है, उसके संदर्भ में चीज़ें क्या है। तो यूक्रेन के लोगों को, उनके प्रतिनिधियों को रूस के आक्रमण और युद्ध के प्रतिरोध के रूप में यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कारों में से सम्मानित किया जाता है। यह जो पुरस्कार है, जो यूरोपियन यूनियन का पुरस्कार सोवियत के नेता आंद्रे सखारोव, याद रखिएगा इनका पूरा नाम आंद्रेई सखारोव के नाम पर वर्ष 1988 में प्रारंभ किया गया था। और मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए व्यक्तियों या समूहों को सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया। ध्यान रखिएगा यह ऐसे व्यक्ति हैं उनके मृत्यु से पहले इनके नाम से पुरस्कार प्रारंभ हो गया था। यह बिरले ही आपको विश्व में ऐसा
कुछ देखने को मिलेगा जिस व्यक्ति विशेष की मृत्यु नहीं होती और उसके नाम पर कोई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाने लगता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें आपको कवर करना है। तो 1988 से ही प्रारंभ हो गया। और नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित शखारोव का वर्ष जो 1989 में इनका निधन हो गया। यह लगातार दूसरा अवसर है जब यूरोपीय यूनियन के सांसदों ने शखारोव पुरस्कार के जरिए रूस को संदेश दिया है कि आप इस प्रकार की जो नीतियाँ अपनाई हुई हैं, देखिए रूस के नज़र से उसके अपने हित हैं। मैंने आपको दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में भी चीज़ों को स्पष्ट किया है। और साथ ही साथ विश्व के नज़र से इसकी गतिविधि भी अपने जगह सही है। तो दोनों अपने अपने हितों के संदर्भ में काम कर रहे हैं। तो आपको समझना होगा कि यह पक्ष विपक्ष की बात है कि किस संदर्भ में ये बातें जाएंगी। और आप देखिए, गत वर्ष जेल में बंद रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नावल्नी को यह पुरस्कार दिया गया था क्योंकि कुछ मानवाधिकारों के हनन के संदर्भ में इनको सपोर्ट किया गया था, अलेक्सी नावल्नी। तो आप लोग याद रखिएगा 2021 का यह पुरस्कार आपको मानवाधिकार अधिकारी अलेक्सी नावल्नी को दिया गया था। यूक्रेन को नामित किए जाने पर यूरोपीय संसद के सांसदों ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जो वोलोदिमीर जेलेंस्की हैं, जो एक कार्टूनिस्ट हैं, याद रखिएगा, एक स्टेज आर्टिस्ट रहे हैं, जो जैसे हमारे यहाँ कपिल शर्मा है ना लाफ्टर चैलेंज के, वैसे ही है, लाफ्टर चैलेंज में भाग लिया करते थे, वो राष्ट्रपति बने थे। तो ध्यान रखें, यहाँ से यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बहादुरी, धैर्य और अपने लोगों के प्रति समर्पण के लिए प्रशंसा की और यूक्रेन के राज्य आपातकालीन सेवाओं की भूमिकाओं पर प्रकाश डालने के संदर्भ में बातें की गई हैं, इसलिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट याद रखिएगा, नेक्स्ट है कि यूक्रेन के संदर्भ में आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है कि जो चीज़ें आपको दी जा रही है हालिया गतिविधियों को दोनों तरफ संतुलन प्रति संतुलन स्थापित करने के लिए भी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बाजार के रूप में उभरा है नीदरलैंड। आंकड़े पहले कुछ और थे, अब बदले हैं, तो उसको ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और जो भी आयात निर्यात का कॉन्सेप्ट होता है ना, वहाँ से प्रश्न आपको पूछा जाता है। जब भी इसमें कुछ नए बदलाव आएंगे तो आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, तो इसे जरूर देखिएगा। नीदरलैंड चीन और बांग्लादेश से आगे निकलते हुए भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक के रूप में उभरा है। और यह देखते हैं कितने वर्षों तक यह कायम रहता है, ये भी ध्यान रखने के लिए है कि वित्त वर्ष 2012 के बाद भारत के शीर्ष 10 निर्यातक स्थलों की सूची में 2 स्थान ऊपर आ गया यह, अर्थात पहले कितना था, 5वां था। ध्यान रखिएगा, तीसरा से 5वां से तीसरा पर आ गया। इस वित्तीय वर्ष के अगस्त तक, देखिए ध्यान रखिएगा, अगस्त तक 106% की वृद्धि के कारण एक वर्ष पूर्व $7.5 बिलियन तक की वृद्धि हुई है इनके निर्यात में। तो ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा निर्यातक बाजारों के रूप में उभरा है जहां भारत अपने समान प्रोडक्ट को भेजता है। नोट यहाँ याद रखिएगा साथ में कि ब्राजील जितने जितने लिखा गया है, वित्त वर्ष 2012 से लेकर 21वें स्थान पर था। ध्यान रखिएगा, ब्राजील जो वित्त वर्ष 2012 था उसमें 21वें स्थान पर था और वह अभी वर्तमान भारत का 8वां सबसे बड़ा निर्यातक बाजार है। सबसे तेज वृद्धि करने वाले देशों में यह शामिल है ब्राजील। ध्यान रखिएगा, 2012 में 21वां स्थान पर था, वर्तमान में 8वां हो गया है। तो ध्यान रखिएगा, आपको 12 अंक का सुधार किया है, 12 रैंक का यह सुधार किया है। तो यह भी आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और एक सेकंड, एक चीज स्लाइड में कुछ था क्या, मैं देख लूं, एक सेकंड, नहीं चलिए, यह थर्ड, ये सब स्लाइड तो आप लोग पढ़ लीजिए जो चीजें बताई गई हैं। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इंडोनेशिया 7 पायदान ऊपर चढ़कर 7वां स्थान हासिल किया है। हालांकि मांग में कमी के बीच केवल 2 यूरोपीय देश जो नीदरलैंड और यूके अर्थात ब्रिटेन भारत के शीर्ष 10 बाजारों में शामिल है, जबकि वित्त वर्ष 22 तक यह 4 था। ध्यान रखिएगा 2 चीजें यहाँ पर, वर्तमान में यूरोप के 2 कंट्री नीदरलैंड और यूके ही शीर्ष 10 में शामिल है भारत के निर्यात जो निर्यातक के तौर पर जाने जाते हैं। उससे पहले 22 जो था 21 में, अर्थात 21 तक 4 यूरोपीय कंट्री शामिल था, जिसमें जर्मनी और बेल्जियम भी
नाम इसका लिया जाता है, पहले हुआ करता था। आपको मैं ये स्लाइड दिया हूँ, इसी में आप समझिएगा, इसलिए इस स्लाइड को, पिछले वर्ष के स्लाइड को यहाँ अपडेट किया गया है ताकि आप लोग चीज़ों को समझ जाए। देखिए 10-10 आपको यहाँ पर रैंकिंग है, जिसमें निर्यात सबसे ज़्यादा भारत से होता है। यूएसए पहले था 2021 यानी 22 के ईयर में आपको, अर्थात 2021-22 के दरमियान समझिएगा। वर्तमान में जो डाटा चेंज हुआ है, जब 22-23 आएगा उसमें डाटा और भी आपको अपडेट मिलेगा। तो इसमें देखिए चाइना तीसरा स्थान है, बांग्लादेश चौथा स्थान है, नीदरलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, यूके, बेल्जियम, जर्मनी। तो देखते हैं आप इस तरह 3 राष्ट्र यहाँ, एक नीदरलैंड, 4 राष्ट्र यूरोपीय कंट्री 2022 के अंत तक था, यानी जो वित्तीय वर्ष है जो 21-22 उसमें। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि कितने यूरोपियन कंट्री थे, क्योंकि अभी हालिया यूरोप में बहुत से ऐसे घटनाक्रम हुए जो जहाँ से प्रश्न उभर के आ रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी भारतीय मूल के बने हैं। देखिए ये सब चीज़ें आपको ही डिसाइड करना होगा, प्रश्न के नेचर कैसे कैसे चेंज होंगे, किस प्रकार से आपको प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है। उसी तरह देखिए यूएसए, यूएई, चाइना 3 पहले है, तो इनको सुधार कर नीदरलैंड आ गया है तीसरे स्थान पर, और रैंकिंग अब नीचे आ गई। चौथा चीन हो जाएगा, 5वां बांग्लादेश हो जाएगा, और भी आगे डाटा चेंज हुआ है तो इसके बाद मैं चर्चा करूंगा। वर्तमान में अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, ध्यान रखिएगा, भारत के लिए सबसे क्रमशः बड़े और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक गंतव्य के रूप में बने हुए, जहां भारत के प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा जाते हैं। अगस्त तक अमेरिका का निर्यात 18.3% चढ़कर 35.2 बिलियन डॉलर हो गया है, जबकि यूएई का निर्यात 23.7% बढ़कर 13.8 बिलियन डॉलर हो गया। बिलियन के संदर्भ में भी देखें तो आपको ध्यान रखने का जरूरत है कि किस प्रकार के चीज़ें यहाँ हुआ। अब देखिए कि भारत इस क्रम में 21-22 के क्रम में वित्त वर्ष में सबसे ज़्यादा क्या प्रोडक्ट निर्यात करता है, तो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है उसको सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो केमिकल्स होते हैं उसको सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। साथ इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी के तौर पर जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं उसे भी सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा करता है, उसके बाद आयरन और स्टील। तो आंकड़े आपको देख लीजिए 21-22 का, अभी तक जो 21-22 तक ये काम करेगा। 22-23 का जो नया डाटा आएगा वो जल्द ही आपको अगस्त दिसंबर में अपडेट हो जाएगा। याद रखिएगा दिसंबर में अपडेट हो जाएगा, तो नया डाटा जब आएगा तो हम उस पर नज़र रखेंगे। तब तक के लिए आपको इसी डाटा से काम चलाना है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि नीदरलैंड को भारत का निर्यात ज़्यादा तेल उत्पादों के प्रेषण से, अर्थात 238% की उछाल के साथ इस वित्तीय वर्ष में अगस्त तक 3.6 बिलियन डॉलर तक चला गया। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किसमें हुई है, तो तेल उत्पाद में, पेट्रोलियम जो गुड्स है उसमें आपको सबसे ज़्यादा उछाल आया है। क्योंकि रसिया यूक्रेन के बाद जो स्थितियां उभरी हैं, तो आप समझते होंगे विश्व में तेल का आयात जो निर्यात है वो कहीं ना कहीं डैमेज हुआ है, जिसमें भारत दूसरे देशों से लेकर उसे निर्यात करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही साथ रसायनों के क्षेत्र में 513 बिलियन डॉलर और फार्मास्यूटिकल्स जो है उसके लिए 219 बिलियन डॉलर की आपूर्ति भी पर्याप्त बनी रही है। तो इस प्रकार नीदरलैंड को इतना आयात किया गया है। तो ये चीज़ें और भी आपको कवर करना है। देखिए 2 मिलियन में, अगर बिलियन में करना है तो 2.9 कर लीजिएगा और 5.9 कर लीजिएगा तो बिलियन में आ जाएगा। इसी बीच इंडोनेशिया के निर्यात में 43% का उछाल के साथ 4.8 बिलियन डॉलर हो गया है। और इस आसियान देश की आपूर्ति में पेट्रोलियम उत्पादों का वर्चस्व बढ़ा है। तो ध्यान रखिएगा पेट्रोलियम के क्षेत्र में लगातार भारत का निर्यात बढ़ रहा है। इस प्रकार से आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है किस क्षेत्र में सर्वाधिक आपको बदलाव देखने को मिल रहा है। इस वित्तीय वर्ष में अगस्त तक 144% का उछाल देखने को मिला है। वहीं 1.8 बिलियन डॉलर हो गया है, जिसके अन्य प्रमुख उत्पादों में अनाज, चीनी और रसायन शामिल है।
तो आपको देखिए डाटा के अनुसार सारे चीज़ों को कवर करना है, किस देश में कैसे बदलाव भारत में हो रहे हैं निर्यात आयात में। तो आपको इंडोनेशिया, नीदरलैंड, ब्राज़ील सभी को याद रखना है, और डाटा जो आपको नेक्स्ट स्लाइड लास्ट स्लाइड में दिया गया उसे भी याद रखना है, किन किन देशों में किस तरह के बदलाव हुए। एक याद रखिएगा ब्राज़ील के संदर्भ में कि इस वित्तीय वर्ष में अर्थात 2021 के वित्तीय वर्ष में जो आपको चल रहा है वित्त वर्ष में, पिछले वर्ष महीनों के ब्राज़ील को शिपमेंट निर्यात करने के लिए सॉरी यह वर्तमान वित्त वर्ष बोल रहा है, तो 22-23 की बात हो रही है, इस वित्त वर्ष का बात हो रहा है। तो 22-23 का जो वित्त वर्ष चल रहा है उसमें ध्यान रखिएगा ब्राज़ील को शिपमेंट निर्यात करने के लिए 70.9% बढ़कर $4.7 बिलियन हो गया। निर्यात में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति 299% की वृद्धि के साथ 2.3 बिलियन, इसके साथ कुछ रसायनों जैसे $684 मिलियन, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो पार्ट्स और संबद्ध उत्पादों में $233 मिलियन की आपूर्ति हुई। तो देखिए फिर ब्राज़ील में भी पेट्रोलियम उत्पादों की वृद्धि बढ़ी है। तो याद रखिएगा पेट्रोलियम उत्पाद अगर बढ़ रहा है तो भारत की डॉलर की आपूर्ति भी बढ़ेगी, अर्थात डॉलर भारत को प्राप्त होगा, तो हमारा जो रिजर्व कोटा है वो भी बढ़ेगा। तो देखिए सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग इस सब चीज़ों को समझिएगा। प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, जिस देश का डॉलर आपूर्ति सबसे ज़्यादा होता है, डॉलर रिकॉर्ड ज़्यादा होता है, उसकी और भी साख बढ़ती है। तो ये सभी पार्ट जुड़े हुए। आज के दैनिक जागरण के साथ साथ जो करंट अफेयर्स आप लोगों को कवर किया गया है, इसमें इतना ही आप लोग करते जाइए। जो दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस मॉर्निंग में किया जाता है उसके करंट को कवर कर लीजिए, पीटी, मेंस और इंटरव्यू और इन तीनों स्तर पर। और उसके बाद आपको यह DCA डेली करंट अफेयर्स का जो सीरीज चल रहा है उसके अतिरिक्त करंट में आप लोग को कुछ नहीं करना, इतना ही करते जाते हैं तो एक समय ऐसा आएगा एक वर्ष के अंत में आपके पास बहुत से एग्ज़ाम ओरिएंटेड टॉपिक हो जाएगा। उसके साथ आप लोग एग्ज़ाम में बैठिएगा तो आप विश्वास मान के चलिए कि 60 से 70% आपके करंट को टॉपिक कवर होंगे। अगर इतना ही कर लेते आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और भी पार्ट जिस पर चर्चा चल रही, क्लासेस चल रही है, वो भी आपको कवर करते चलना है। उसके साथ आपको चीज़ें सभी अपडेट हो जाएंगे। और उसके बाद आराम से जाइए पीटी दीजिए और क्लियर होइए। फिर मेंस पे हम लोग बात करेंगे मेंस के तरीके से। तो हम लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा, लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए, सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग युक्ति IAS को देखने के लिए, समझने के लिए और इतना कीमती समय अपना देने के लिए। तो ये सब चीज़ें आपको समय के साथ मिलती रहेगी। तब तक हम लोग फिर मिलेंगे नए एक वीडियो के साथ, नए एक कॉन्सेप्ट के साथ कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।